मीरब, तुम मशवरा दो ना, हमें क्या करना चाहिए? ये ना हो कि दादी जान मंगनी का ऐलान कर दे, हम हाथ मलते रह जाए। जोहान बोला तो मीरब सर पकड़ कर बैठ गई। जोहान, मैं क्या करूं? उन्हें ना जाने हमारी दोस्ती से क्या दुश्मनी है। हम अच्छे भले तो दोस्ती में है, ये क्यों हमें रिश्ते में बांधना चाहते हैं? हम ऐसे ही ठीक है। मीरब मुंह फुलाते हुए बोली। तो जोहान हंसने लगा। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि हमें अपने लिए खुद कुछ करना होगा। ये ना हो कि हम एक जहरीले रिश्ते में बांधते और हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाए। मीरब और जोहान दोनों मीरब के कमरे में बैठे खिचड़ी पका रहे थे कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा उन्होंने खुद ही बंद कर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि कोई उनकी बातें सुने। अब क्या होगा? अगर अम्मी हुई तो बहुत नाराज होंगी। मीरब परेशान होते हुए बोली तो जुहान उसे चुप रहने के लिए इशारे करने लगा। तुम ऐसा करो कि जाके दरवाजा खोलो, मैं बाथरूम में छुप जाता हूँ और फिर वो बाहर निकल जाऊंगा। वो बड़े आहिस्ता से बोला। तो मीरब भी सोफे से खड़ी हो गई। वो बाथरूम में घुस गया और वो दरवाजे तक आ गई। उससे बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था ताकि कोई ये ना समझे कि अंदर कोई है। उसने दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़ दिया और एक तरफ होकर खड़ा हो गया। वो नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही मीरब ने दरवाजा खोला तो अनाया फौरन से अंदर दाखिल हो गई। ये दरवाजा क्यों बंद रखा था तुमने? अनाया ने जांचती निगाहों से साथ देखते हुए बोला तो मुस्कुराने लगी। बस वैसे ही बंद कर रखा था। तुम बताओ कैसे आना हुआ? वो चेहरे पर मस्तूरी मुस्कुराहट सजाकर बोली तो अनाया को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। उसे कमरे में इधर उधर निगाह घुमाई लेकिन उसे कुछ भी मशकूक नजर नहीं आया। तो वो सोफे पर बैठ गई। यार, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम जानती हो ना, परसों मेरी दोस्त की मेहंदी है और मुझे उसमें जाना है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या पहन कर जाऊं। अनाया अपनी बड़ी कजन और दोस्त से मशवरा मांगने के लिए उसके पास आई थी और वो नहीं जानती थी कि उसका भाई भी यहीं पर छुपा हुआ है। मीरा भी इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए कह दिया कि जो पिंक कलर वाला शरारा है ना वही पहन लो। वो बस जल्द 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 अज जल्द उसे वहां से भगाना चाहती थी। यार, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैंने इतनी मर्तबा पहना है। कुछ और बताओ ना। वो सीधी होकर सोफे पर बैठ गई तो मीरब को लगा जैसे आज उसका बांडा फूट ही जाएगा। जोहान बार बार झांक कर दरवाजे से देख रहा था लेकिन उसकी तरफ अनाया और मीरब की पीठ थी। उसे नहीं देख पा रही थी। अच्छा अनाया, ऐसे करते कि तुम्हारे कमरे में चलते हैं। तुम मुझे अपने सारे ड्रेसेस दिखाना, उसके बाद ही सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। उसका हाथ पकड़ते हुए बना बोली तो अनाया सचमुच में ही खुश हो गई और उसके साथ उसके कमरे से बाहर निकल गई थी। उन दोनों को जाते देख वो बाथरूम से बाहर निकला और दरवाजे तक आया। दरवाजे तक आने के बाद वो इधर उधर झांकता हुआ फौरन से भागकर अपने कमरे में चला गया। मीरब और जुहान दोनों हम उम्र ही थे। बस जुहान उससे 1.5 साल ही बड़ा था और बचपन से ही हमेशा एक साथ रहते आए थे और इन दोनों के दरमियान बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते थे। वो यही समझते थे कि शादी के रिश्ते से उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। वो शादी के रिश्ते को एक टॉक्सिक रिश्ता समझते थे, इसीलिए खुद को उससे बचाना चाहते थे। लेकिन घर वाले आजकल कुछ खिचड़ी सी पका रहे थे जो आज उन तक पहुंच गई थी खबर। इसलिए वो अपनी तरफ से प्लानिंग बनाने लगे थे। अनाया से अपने कमरे में ले आई थी और उसे अपनी अलमारी से कपड़े निकाल कर दिखा रही थी। मीरब जो भी ड्रेस बताती वो अनाया रिजेक्ट करती थी। अनाया, क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हें इनमें से कोई पसंद ही नहीं आ रहा? अगर इनमें से कोई पसंद नहीं है आ रहा तो फिर तुम कोई और ड्रेस खरीद लो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ मार्केट। वो बोली तो अनाया मुस्कुराने लगी। नहीं, वो तो मैं भाई की शादी में खरीदूंगी ना। मैंने आज ही सुना है कि दादी जान कह रही थी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी शादी हो रही है और फिर शादी भी जल्दी होगी। तो बस मुझे नए कपड़े भाई की शादी के लिए चाहिए। बस इन्हीं में से किसी को इस्तेमाल करके गुजारा चला लेती हूँ। अनाया मुस्कुराते हुए बोली तो मीरब को सांप सूंघ गया। अनाया उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ, मगर कोई भी जवाब दिए बगैर उसके कमरे से भाग आई। वो अपने कमरे में आए, दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिमाग फट रहा था और उसका दिल चाह रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दे। वो दोनों मासूम दिल नहीं जानते थे कि उन दोनों के दरमियान कजन और दोस्ती के अलावा भी कुछ है। वो दोनों इस रिश्ते को परवान नहीं चढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये भी नहीं जानते थे कि अगर एक दूसरे से जुदा हुए तो फिर
जी भी नहीं पाएंगे। शाम का वक्त था। सब लोग लाउंज में ही बैठे चाय पी रहे थे। सिर्फ और सिर्फ मीरव अपने कमरे में इधर से उधर टेंशन में टहल रही थी। उसे जोहान को ना जाने कितनी कॉल्स की थी, मगर वो इसकी कॉल ही पिक नहीं कर पा रहा था। उसका मोबाइल अंदर पड़ा था और वो बाहर घर वालों के साथ चाय पी रहा था। वो नहीं जानता था कि एक हफ्ते के अंदर उन्हें एक मजबूत बंधन में बांधा जा रहा है। अगर जानता होता तो फौरन से इनकार करता। घर वालों को अभी नहीं मालूम हुआ था कि वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं, बल्कि सब तो खुश हो रहे थे कि उन दोनों की कितनी बनती है, तो बाद में भी दोनों खुश ही रहेंगे। जब वो शाम की चाय पीकर अपने कमरे में मोबाइल लेने के लिए आया तो मीरा फौरन से उसके कमरे में आ गई। दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम भी चाहते हो कि हम इस टॉक्सिक रिश्ते में बन जाए। मीरा भी उसका गिरेबान पकड़ कर गुस्सा करते हुए कहा। तो वो भी गुस्से भरी निगाहों से उसे देखने लगी। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? तुम जैसी नकचड़ी को मैं क्यों अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा? मेरा इतना भी दिमाग खराब नहीं हुआ है। उसे छेड़ते हुए बोला। तो मीरा अपना सा मुंह लेकर आ गई। अच्छा, ये बताओ, इतनी सारी कॉल्स क्यों की हैं तुमने? वो अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हुए बोला। उस पर तकरीबन 20-25 कॉल्स आई हुई थी। नहीं नहीं, तुम जाओ ऐश करो। मैं क्यों तुम्हें बताऊं क्या मसला है? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो गुस्से में आ गई थी और अब गुस्से में ही वो बात करने लगी थी। यार, बताओ ना क्या बात है, मुझे टेंशन हो रही है। जोहान ने कहा तो मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई। अब आए ना लाइन पर। उन दोनों का रिश्ता ऐसा ही था। वो हर वक्त ही लड़ते झगड़ते हंसते खेलते रहते थे। उनकी बड़ी बनती थी, लेकिन कभी ना कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। मुझे अनाया ने बताया है कि घर वालों में खिचड़ी पक रही है। वो एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी मंगनी करने का सोच रहे हैं। जैसे ही मीरब ने कहा तो जुहान की आंखों में बेइंतहा गुस्सा आ गया। आखिर को समझ क्यों नहीं आती है कि हम ऐसे ही ठीक हैं? न जाने क्यों ये हमारी दोस्ती को खत्म करने पर तुले हुए हैं। वो मुंह फुलाते हुए बोला। तो मीरब वहां से उठकर जाने लगी। अब तुम कहाँ जा रही हो? क्या हल तलाश नहीं करना है क्या इसका? वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो वो भी सोफे पर ढह जाने के अंदाज में बैठ गई। हाथ पकड़ना उनके दरमियान आम सा था और उन्होंने आज तक उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। यार, मैं क्या ही कह सकती हूँ? जब मम्मी पापा मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल भी इनकार कर पाऊंगी। मैंने आज तक उनकी किसी बात से इनकार ही नहीं किया, तो अब कैसे करूं? मीरब ने कहा तो वो गुस्से में आ गया। वाह भाई, तुम समझती हो कि मैं इनकार करूंगा और तुम चाहती हो कि मैं बुरा बन जाऊं और तुम अच्छी बन जाओ। मैं भी इनकार नहीं करूंगा। वो गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोला तो वो भी शदीद गुस्से में आ गई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम चाहते हो कि मैं बात करूं? लड़की हूं मैं। घर वालों की इज्जत मेरे हाथ में है। अगर मैं ऐसी बात करूंगी तो सब यही समझेंगे कि शायद मैं किसी और को पसंद करती हूँ। लेकिन अगर तुम कहोगे तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो सब लोग तुम्हारी बात मान जाएंगे। समझने की कोशिश करो। गुस्से के बावजूद उसे बड़े तहम्मुल के साथ वो समझा रही थी और वो इसकी बात बड़े गौर से सुन भी रहा था। मीरब की बात उसकी समझ में आ गई थी, लेकिन वो खुद ये नहीं चाहता था कि वो एक साइड पर हो जाए और वो बुरी हो जाए। नहीं नहीं बाबा, मुझे ये मंजूर नहीं है। तुम चाहती हो कि सब घर वालों के सामने मैं बुरा बन जाऊं और तुम रानी बन जाओ? ये कभी नहीं होगा। वो मुसलसल नफी में सर हिलाने लगा। बाहर में जाओ तुम, मैं जा रही हूँ। फिर जो घर वाले करेंगे वही होगा। वो वहां से उठकर चली गई तो जुहान सर पकड़कर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन पागलों ने ये भी नहीं सोचा था कि अगर उनकी आपस में शादी ना हुई तो वो किसी और से हो ही जाएगी। मीरब को तो उसके घर से चले ही जाना था, लेकिन जुहान ने आज तक ये नहीं सोचा था। वो बस यही चाहते थे कि उनकी दोस्ती का रिश्ता कभी खत्म ना हो और ना ही किसी और रिश्ते में बदले। और वो अब सोच रहा था कि मीरब ठीक ही कह रही थी। उसे ही कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। और उसने सोच लिया था कि जब घर वाले उससे उसकी बात का जिक्र करेंगे तो वो साफ इनकार कर देगा कि मुझे शादी ही नहीं करनी। दिन गुजरते जा रहे थे। इस वाक्य को भी 2 दिन गुजर गए थे।
सब घर वाले दोपहर का खाना खाने के बाद खानम के कमरे में पहुंच गए। खानम ने जुहान को भी वहीं पर बुलाया। वो चुपचाप सब घर वालों के साथ बैठा था। उसे लग रहा था कि आज उससे शादी के बारे में ही बात की जाएगी। नीरव अपने कमरे में थी, अनाया भी अपने कमरे में थी, लेकिन नीरव की छोटी बहन जोनीशा वहीं बैठी थी। वो जानती थी कि आज घर वाले उससे क्या बात करने वाले हैं। अनाया और वो दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। बेटा, आज मैंने तुम्हें एक खास मकसद के लिए यहाँ बुलाया है। हम सबको तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, और मैं समझती हूँ कि अब बात करने का वक्त आ गया है। जुबैदा खानम ने कहा तो सीधा होकर बैठ गया। जी दादी जान, बोलिए क्या बात है, आपको हुक्म सर आंखों पर। वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। वो जानता भी था कि वो लोग क्या बात करने वाले हैं, लेकिन जानबूझकर ही ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि उनकी सारी बातें उसे मंजूर है। वो यही जाहिर करना चाहता था कि वो उनका बड़ा फर्मा बरदार है, और आखिर में वो अपना मुद्दा रख देगा। बेटा, बात दरअसल ये है कि तुम्हारी दादा जान कह कर गए हैं कि बहू खानदान से ही आएगी, और खानदान में लड़कियां मौजूद हैं, तो हमें तुम्हारे लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि कल ही तुम्हारी मीरब के साथ मंगनी कर दी जाए। रजिया खानम बोली तो वो चेहरे पर गुस्सा सजा कर बैठ गया। दादी जान, ये आप क्या कह रही हैं? मैं उस नकचड़ी से शादी कर लूं? कभी भी नहीं। उस नकचड़ी को मैं कभी भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। आपको पता है वो कितनी बदतमीज है। वो वही कह रहा था जिसका उसने प्लान बनाया था, और इस प्लान में मीरब भी शामिल थी। उन्होंने सोच लिया था कि वो यही जवाब देगा कि वो उसे पसंद ही नहीं है। वो झूठ से काम चला रहा था। उसकी बात सुनकर सब घर वाले हैरान रह गए, क्योंकि वो सारा दिन ही एक दूसरे के साथ न जाने क्या क्या बातें करते रहते थे, और हर वक्त ही बाहर मूवीज वगैरह देखने के लिए जाते रहते थे। लेकिन अब वो कह रहा था कि वो पसंद ही नहीं है उसे। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। खानदानी लड़कियां ही हमारे घर की बहू बनेगी। तुम मीरब से शादी नहीं करोगे तो फिर किसी से किससे करोगे? रजिया खानम ने कहा तो वो खामोश होकर बैठ गया। कुछ देर सबके दरमियान खामोशी हायल रही। सिर्फ और सिर्फ जोनीशा ही सबको देख रही थी। बाकी सबकी नजरें तो झुकी हुई थी। बताओ ना, मीरब की शादी फिर किससे होगी? तुम्हारी किससे होगी? अगर तुम दोनों आपस में शादी नहीं करोगे तो किसी न किसी से तो होनी ही हो ना। जैसे ही रजिया खानम ने कहा तो जुहान को सांप सूंघ गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका गला दबा दिया हो। जैसे ही रजिया खानम ने मीरब की शादी का जिक्र किसी और से किया और कहा कि उसके घर से चली जाएगी, एक ना एक दिन तो उसे घर जाना ही है, तो उसे ऐसा लगा कि उस पर पहाड़ टूट पड़ा है। मगर फिर भी वो अपने प्लान और रद्दे बदल नहीं कर सकता था। वो अपनी दोस्ती के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था। वो नहीं जानते थे कि उन दोनों के दरमियान दोस्ती के अलावा पसंदगी का भी रिश्ता है, जिसे आज तक वो समझ नहीं पाए थे। दादी जान, मुझे नहीं मालूम, मुझे मीरब से शादी नहीं करनी। वो बहुत ज्यादा बदतमीज है, और मैं चाहता हूँ कि इस बारे में मजीद मुझसे कोई बात ना की जाए। वो उठकर जाने लगा तो रजिया खानम ने उसे बुला लिया। बेटा, बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? ये मामलात ऐसे हल नहीं होते हैं। तुम बैठो यहीं पर। उनके कहने पर रुक गया और सोफे पर आकर बैठ गया। रजिया खानम के दोनों बेटे और बहियों बहुएं भी वहीं पर बैठी थी, और जोनीशा भी। वो सारी खबरें सुनकर जाकर बहन को देना चाहती थी, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बात का एंड क्या निकलने वाला है। बेटा, बात यह है कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, और मीरब की भी। अगर तुम दोनों आपस में शादी नहीं करना चाहते तो हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और वैसे भी मीरब के मामू कह रहे कि उन्हें अपने बड़े बेटे के लिए मीरब का हाथ चाहिए, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया है, क्योंकि रिश्ता घर में ही मौजूद था। लेकिन अब अगर तुम मना कर रहे हो तो फिर हमें उन्हें हाँ कर देते हैं, और तुम्हें भी हमारी एक बात माननी होगी। रजिया खानम ने कहा तो सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। तुम्हें जुनिशा के साथ शादी करनी होगी, बहू तो हम खानदान की ही रहेंगे। रजिया खानम ने कहा तो जुनिशा हैरान रह गई और फौरन से वहां से भाग गई। ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो उसे अपना बड़ा भाई समझती थी। वो इससे पूरे 10 साल बड़ा था। दादी जान ने ये क्या कह रही है? वो छोटी है, और मैं हमेशा उसे अपनी छोटी बहन ही समझा है। ये क्या आप उलट पुलट रिश्ते जोड़ रही हैं? वो बदमजा होकर बोला तो रजिया खानम गुस्से से उसे देखने लगी। जुहान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कभी तो तुम कहते हो कि मीरब तुम्हें पसंद नहीं, और कभी तुम कहते हो कि जनीशा छोटी है। मैं भी तुम्हारे दादा से पूरे 15 साल छोटी थी।
हमने भी तो ये रिश्ता निभाया ना, तो तुम्हें भी निभाना पड़ेगा। और अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। बस तुम यही यहाँ से जाओ, और बहू, तुम फ़ोन करो अपने भाई को, वो कल ही मंगनी के लिए आ जाए। अब हम ऐसे तो बच्चों को घर पे नहीं बिठा सकते। और वैसे भी अल्लाह बख्शे तुम्हारी ससुर को, उनकी नसीहत थी कि बच्चों पर वक्त पर ब्याह देना। रज़िया खानम बोली तो वो फ़ौरन से वहाँ से उठकर आ गया। उसका प्लान तो यही था कि मीटिंग के बाद उसे सीधा मीरब के कमरे में जाना है। लेकिन वो अपने कमरे में आ गया था। उसका दिमाग फट रहा था और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जोनीशा का अपने कमरे में रो रो कर बुरा हाल था। जोनीशा और अनाया कमरा शेयर किया करती थी। वो हम उम्र थी। अनाया बार बार उससे पूछ रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, तुम क्यों रो रही हो। लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अनाया की इसरार पर उसने सिर्फ उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। अनाया उससे 2-3 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा एक दूसरे से चिपक कर रहती थी और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते थे। गर्ल्स, उन्होंने अपनी अपनी एक टोली बना ली थी। ये क्या कह रही हो तुम? दादी जान ऐसे कैसे कर सकती है? अनाया ने हैरान होकर कहा तो तुनिशा इस बात में सरे लाने लगी। मैं झूठ नहीं बोल रही, दादी जान ने खुद कहा है। जुनिशा रोते हुए बोली तो अनाया उसे मनाने लगी। देखना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दादी जान ने सिर्फ और सिर्फ भाई को धमकी देने के लिए ही कहा होगा। लेकिन जुनिशा उसकी बात नहीं मान रही थी और वो खुद सारी बात अपने कानों से सुनकर आई थी। तो कैसे यकीन करती? मीरा बाप अपने कमरे में टेंशन से इधर उधर टहल रही थी। उसे नहीं पता था कि महफिल बर्खास्त हो चुकी है। वो तो अब भी यही समझ रही थी कि वो सब घर वालों के पास बैठा है। मगर उसे मालूम होता कि वो अपने कमरे में आ चुका है, तो अब तक उसके कमरे में पहुंच चुकी होती। उन दोनों के कमरे साथ साथ ही थे, लेकिन वो उसके कमरे में आना नहीं चाहते थे। ना जाने उसे क्या हो रहा था, लेकिन उसे मैसेज कर दिया था कि मेरे कमरे में आ जाओ। और वो जो पहले ही उसकी कॉल या मैसेज के इंतजार में बैठी हुई थी, वो फौरन से उसके कमरे में आ गई थी। दरवाजा उसने पहले ही खोल रखा था। वो जैसे ही अंदर आई तो जुहान का लटका हुआ मुंह देखकर समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। सुहान, क्या हुआ तुम्हें? क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? वो बोली तो जुहान अजीब नजर से उसे देखने लगा। तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ है हमारे साथ? बस तुमने कहा था ना कि जाके मैं कह दूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंने वही किया, लेकिन उन्होंने कुछ और ही प्लान बना लिए हैं। वो गुस्से में बोला तो मीरब हैरान रह गई। बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या कहा है दादी जान ने? वो इसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठी बोली और उससे मुखातिब हो गया। उसने उसे सारा किस्सा सच सच बता दिया। तो मीरब गुस्से में आ गई। दादी जान मेरे साथ ऐसा है कैसे कर सकती है? अहमद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वैसे भी मैं ये घर छोड़कर इतनी दूर दूसरे शहर नहीं जाना चाहती। वो रूहानसी होकर बोली तो मुस्कुराने लगा। मुझे क्या, मैंने तो अपने घर में ही रहना है। लेकिन जैसे ही उसे ख्याल आया कि जुनीशा के साथ उसे बांधा जा रहा था, उसके चेहरे पर उदासी आ गई। और तुम्हें पता है, दादा जान ने मेरा रिश्ता जुनीशा से कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि कल तुम्हारी मम्मी के साथ साथ हम दोनों की मम्मी भी कर दी जाएगी। वो बोला तो वो हंसने लगी। जुनीशा के साथ? वो इसका मजाक उड़ा रही थी। क्यों? जुनीशा उससे छोटी थी। मुझ पर हंसने से बेहतर है तुम अपने बारे में सोच लो। अहमद तुम्हें पहाड़ों में घुमाने और 6-6 माह बाद तुम्हें घर आएगा। वो उसे छेड़ते हुए बोला तो वो सर थाम कर बैठ गई। उसके नन्यान वाले नारायण में रहते थे और उसकी मामा ने कॉल कर दी थी कि वो कल मंगनी के लिए तशरीफ ले आए। अहमद को अपनी चचाजाद पसंद थी और उनके घर में ही एक तमाशा लग गया था। गर्ज से ये कि सब कुछ उलट पुलट हो गया था। सिर्फ और सिर्फ मीरब और जुहान की एक गलती थी। वो मीरब को पसंद नहीं करता था, वो अपनी चचाजाद को पसंद करता था। और वो एक साथ ही बड़े हुए थे। उसे मीरब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उसके घर वाले चाह रहे थे कि उसकी मंगनी मीरब से कर दी जाए। दरअसल उसके बाप की ख्वाहिश थी कि वो अपनी बहन से मजीद रिश्तेदारी बढ़ाएंगे। इसीलिए वो बेटे के साथ जबरदस्ती कर ली गई थी। और वैसे भी बेचारा फर्माबरदार सा था, इसलिए माँ बाप की मर्जी के आगे खामोश हो गया था। लेकिन उसका दिल टूट सा गया था और अभी तक उसने अपनी कजन तक ये बात नहीं पहुंचाई थी। उनके घर साथ साथ ही थे, लेकिन वो एक दूसरे के घर में ज्यादा नहीं आते जाते थे।
उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी। सारी रात ही मीरब यही सोचती रही कि अब आगे क्या होगा, और ज़ोहन अपनी जगह ही हलकान रहा। उसे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। वो न जाने क्या चाहते थे और क्या हो गया था। और जब सुबह हुई तो घर में रौनक सी लगी थी। जुबैदा खानम मुलाजमी से अपनी निगरानी में काम करवा रही थी। आज दोपहर को ही मेहमानों ने आ जाना था, और फिर कल मंगनी की रस्म रखी गई थी, क्योंकि आज देर हो जानी थी। दोपहर हुई तो नारायण से मीरब के मामू के घर वाले भी आ गए, जिसमें अहमद की वो छोटी बहनें, अहमद और उसके माँ बाप भी थे। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। सिर्फ वही 4 लोग ही खुश नहीं थे, जिनकी आज मंगनी की रस्म थी। मीरब अपन में एक कमरे में रो रही थी। उसे अहमद बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अहमद खुद पर जबर किए घर वालों के साथ बैठा था। नारायण में उनकी कजन ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। जुनिशा अपने कमरे में पूट पूट कर रो रही थी। उस बेचारी ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उन दोनों के इनकार पर उसे बलि का बकरा बना दिया जाएगा। उसकी बेचारी की तो अभी एफएससी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। गर्ज किए कि सब कुछ अथल पुथल हो गया था, सिवाय अनाया के। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे मीरब और जुनिशा में कोई फर्क नहीं लगता था। बस उसे तो अपने भाई की शादी करानी थी, और उसने अपने भाई की शादी के लिए बहुत अरमान सजा रखे थे। घर के सभी लोग दोपहर का खाना खा रहे थे। अहमद को मजबूरन घर वालों के साथ बैठना पड़ा, लेकिन वो तीनों अपने अपने कमरे में सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। कमरों में रहते रहते ही शाम हो गई। अनाया, जरा जाकर मीरब और जुनिशा को तो बुला लाओ, आके मामू ममानी से मिले। मुदस्सिरा बेगम ने कहा तो अनाया भाग कर मीरब के कमरे में चली गई, और इसे इत्तला देने के बाद जोनीशा के कमरे में आ गई। उसकी जोनीशा से जरा ज्यादा बनती थी। जोनीशा ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था। अरे पागल, क्या हुआ है तुम्हें? एक मंगनी ही तो हो रही है, और भाई बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। उन्होंने खुद ही मीरब को रिजेक्ट किया है, लेकिन तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसने कहा तो जोनीशा ने उसके सर पर एक थप्पड़ लगा दिया। बकवास बंद करो। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें भाई समझती हूँ, और आज तक उन्हें भाई के अलावा नहीं समझा। बकवास बंद करो और निकलो मेरे कमरे से। वो इसे कमरे से निकालने लगी तो अनाया हंसने लगी। मैं तो तुम्हें चची जान का पैगाम देने के लिए आई थी। वो तुम्हें बुला रही है, ताकि तुम अपने मामू ममानी और अहमद भाई से मिल लो। वो ये कहती हुई कमरे से भाग गई। थोड़ी देर बाद मीरब और जनिशा भी बाहर आ गई। वो सबसे मिलकर दोबारा वहां से जाने लगी तो खानम ने उन्हें आंखें दिखाकर वहीं पर रोक लिया। वो चाहती थी कि वो सब घर वालों के साथ बैठे। रात का खाना भी सबने मिलकर ही खाया था, और सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। मीरब को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। जोहान तो घर में ही मौजूद नहीं था। वो अपने दोस्तों के पास चला गया था। अहमद गेस्ट रूम में बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। बार बार उसकी कजन उसे मैसेज कर रही थी कि क्या बना। जोनीशा ने फिर रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। वो छोटी सी थी, और रोने के अलावा उससे कुछ नहीं सोचता था। गज ये कि सारी रात उन चारों पर अजीब सी गुजरी। सुबह हुई तो हर तरफ रौनक ही थी। आज भी मुलाजिम काम पर लगे हुए थे। आज उनकी चारों की मंगनी का छोटा सा फंक्शन था, जो घर के लोगों के सामने ही होना था। मंगनी के फंक्शन का इंतजाम बरामदे में किया गया था। वहां पर मुलाजमों ने बड़े अच्छे से कुर्सियां और मेजें लगा दी थी। इंतजाम तो ऐसे हो रहे थे कि जैसे मेहमान आ रहे हों, लेकिन घर के ही लोग थे। जुबैदा खानम ने ही हुक्म दिया था कि उनके घर का पहला फंक्शन है, बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। सारा दिन ही सब अपने अपने कमरों में रहे, सिवाय घर के बड़ों के। अनाया भी सबके साथ बाहर रही। वो खुश खुश ही दिखाई दे रही थी। सुहान रात देर ही वापस आया। वो अभी तक अपने कमरे में सो रहा था। वो तो नाश्ता करने के लिए भी नहीं आया था। वो दोनों बहनें भी नाश्ता करने के लिए नहीं आई थी। उनकी माँ ने उनका नाश्ता उनके कमरे में भिजवा दिया था। अहमद बेचारा मेहमान था। वो ऐसे नखरे नहीं कर सकता था, इसलिए अब सब घर वालों के साथ ड्राइंग रूम में बैठा उनकी प्लानिंग्स सुन रहा था। आज ही जुबैदा खानम ने ज्वेलर को बुलाया था, और वो अंगूठियां लेकर आया था, जिसमें से अहमद ने ना चाहते हुए भी एक अंगूठी पसंद कर ली, और जुहान की तरफ अंगूठी जुबैदा खानम ने खुद ही पसंद कर ली थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। कोई भी नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। सारा दिन गुजर गया और शाम भी हो गई। अनाया ने उन दोनों को तैयार किया था।
उसका दिल तो नहीं था तैयार होने का, लेकिन मजबूरी थी। वो दोनों अपने अपने कमरों में तैयार बैठी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें नीचे लाया गया। बरामदे में रौनक सी लगी थी, लाइटें जल रही थी और सामने मेज पर रस्म की लाजमात रखे गए थे और दो अंगूठियों की डिबियां भी, जो लड़कियों के लिए थी। उन्होंने अपने होने वाले मंगेतर को अंगूठियां पहनानी थी। जुबैदा खानम के कहने पर ही मंगनी की रस्म शुरू कर दी गई। पहले अहमद ने मीरब को अंगूठी पहनाई और फिर मीरब ने अहमद को। उसके बाद सुहान और जोनीशा की रस्म होनी थी। जोनीशा अपना हाथ आगे ही नहीं कर रही थी, उसके साथ उसकी माँ बैठी थी, जिन्होंने हाथ पकड़कर जुहान के हाथ पे दिया तो उससे जबरदस्ती अंगूठी पहना दी। वो भी तो नहीं चाहता था, लेकिन सब घर वालों के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जोनीशा उसे अंगूठी नहीं पहना रही थी, सब लोग यही समझ रहे थे कि बच्ची है, शर्मा रही है, इसलिए उसकी तरफ अंगूठी मुदस्सरा बेगम ने ही पहना दी थी। हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंज उठी थी। चार दिलों को आपस में जोड़ा जा रहा था, लेकिन चारों ही वो खुश नहीं थे। उन चारों की खुशी उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन घर वाले तो न जाने क्या सोचे खड़े थे। मेहमानों ने आज रात भी यहीं पर रुकना था। वो इतनी दूर से आए थे। 2-3 दिन तक तो रुकना ही था। 2-3 दिन पड़ लगाकर उड़ गए। मीरब और अहमद की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वो दोनों ही ये रिश्ता नहीं चाहते थे, इसलिए एक दूसरे से बात करने की कोशिश भी नहीं की। जोनीशा तो अपने कमरे से ही नहीं निकली थी और जुहान ज्यादातर घर से बाहर रहता था। आज मेहमान भी अपने घर को लौट गए, तो घर का निजाम पहले जैसा हो गया। सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे सिवाय मीरब, सोनीशा और जुहान के। उनका दिल फट रहा था। मीरब अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। अचानक उसके कमरे पर दस्तक हुई। उससे पहले कि वो कोई इजाजत देती, सुहान उसके कमरे में आया। अब इससे बहाने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इतना गंदा प्लान ना बनाती तो मैं घर से ही चला जाता, तो ये सब होता ही नहीं। वो बेचारा यही चाहता था कि वो आखिरी वक्त में घर से चला जाए, लेकिन मीरब ने उससे कहा था कि इस तरह कहेगी कि वो उसे पसंद ही नहीं है। सारा मलबा मुझ पर क्यों डाल रहे हो? तुम्हारा अपना कोई दिमाग नहीं था क्या? और मेरा सर मत खाओ और जाओ यहाँ से। उसे कंधे से पकड़ पकड़ कर बाहर निकालने लगी तो वो शदीद गुस्से में आ गया। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। सुनीशा बेचारी भी बहुत परेशान है। हमारी वजह से वो उस मसले में फंस गई है। अब हमें उसका कोई हल निकालना होगा। जुहान कह रहा था और मीरब का दिमाग फट रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। मैंने तुमसे उम्मीद लगाई थी कि तुम इस मामले को संभाल लोगे, लेकिन तुमने तो उसे मजीद बिगाड़ दिया। मीरा प्रोहासी होकर बोली तो वो गुस्से में आ गया। तुम सारा मलबा मुझ पर क्यों डाल रही हो? मैंने तुम्हारे कहने पर ही किया था। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। वो ये कहता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल गया और वो दोनों बेइंतहा गुस्से के आलम में थे। अहमद घर पहुंचा तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसकी कजन उसे कॉल्स पर कॉल्स कर रही थी कि वो जानबूझकर उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, और वो नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि वो मंगनी करके आया है, और उसे यही कहा था कि सब कुछ संभाल लेगा। वक्त गुजरता जा रहा था और यही तय हुआ था कि एक माह बाद दोनों शादियां एक साथ होंगी। वक्त पड़ लगाकर उड़ता जा रहा था और अब तक उनमें से कोई भी हल नहीं निकल पाया था। मीरब तो कमरे में ही कैद होकर रह गई थी। उसने सोच रखा था कि वो BS के बाद भी आगे पढ़ाई जारी रखेगी, लेकिन अब वो आगे एडमिशन नहीं ले रही थी। जुहान का भी ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी, उसे काम तो करना था। वो मर्द था और उसे बाप और चाचा के बढ़ापे का सहारा बनना था। 20-25 दिन गुजरने में तो वक्त ही न लगा और अब उनकी शादी में सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता रह गया था। घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। अहमद की कजन को भी पता चल चुका था कि वो मंगनी करके आया है, क्योंकि शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और वो उसे कह रही थी कि अगर उसने शादी की तो खुदकुशी कर लेगी। वो बेचारा चक्की के 2 पार्ट में पिसकर रह गया था। वो ना ही अपने वालिदैन से कुछ कह सकता था और ना ही अपनी मोहब्बत का गला अपने हाथों से कूट सकता था। वो एक जिंदा लाश की तरह बन के रह गया था। सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को थी। वो दिलो जान से अपनी कजन को चाहता था और अब वो उससे हासिल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। खाना खाने के बाद मीरब अपने कमरे में ना गई और लॉन में इधर से उधर टहलने लगी।
वो जो अपने कमरे में खिड़की खोले बाहर का नजारा कर रहा था, मीरब को इतनी सर्दी में बाहर देखकर हैरान रह गया। फौरन सीने उतर कर नीचे आया। मीरब, क्या कर रही हो तुम यहाँ? कितनी सर्दी हो रही है, चलो अंदर चलो। वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो उसकी आंखों में आई नमी देखकर हैरान रह गया। तुम रो रही हो? वो सवालिया लहजे में बोला तो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वो उदास रहने लगी थी और उसे ये सोच सोच कर डर लग रहा था कि वो कैसे घर से इतनी दूर चली जाएगी। जुहान की अपनी जगह पर परेशान था। कभी कभी रात को उसकी नींद खुल जाती और उसे ऐसा लगता कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। मीरब को इस तरह रोता देखकर उसकी आंखों में भी नमी आ गई। मर्द होने के बावजूद भी वो उसके सामने आंसू बहा रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था। सारी गलती तुम्हारी है। उसका गिरेबान पकड़कर बोली तो वो आंखों में नमी लिए उसे देखने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर वो मीरब को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता तो मीरब को भी तकलीफ ना होती और ना ही जुनिशा बेचारी अपने कमरे में रो रही होती। मीरब, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने तैयार हूँ। मैं अपने घर वालों से बात कर सकता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? वो बोला तो मीरब को झटका लगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हमने सोचा कि हम अपनी दोस्ती को टॉक्सिक रिश्ते में नहीं बदलेंगे, और अब तुम कह रहे हो कि हम शादी कर लें? वो उसी झिंझोड़ते हुए बोली तो अजीब निगाहों से उसे देखने लगा। पहली मर्तबा उसे इतने गौर से दिख रहा था और उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। उसने उसका हाथ थामा और उसे बेंच पर बिठा दिया। आज मीरब को उसके लम्स से कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उनसे 20-25 दिनों में ही वो ये समझ गए थे कि वो बिल्कुल भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। मीरब, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता था। हमने सोचा था कि हम टॉक्सिक रिश्ते में नहीं बनेंगे, लेकिन अब तुम यहाँ से दूर चले जाओगे तो फिर तो हमारी रोज दोस्ती बाकी नहीं रहेगी ना। तो इस सब का क्या फायदा? वो इसका हाथ थाम कर उसे समझाते हुए बोला तो मीरब फूट फूट कर रोने लगी। उसके कंधे पर सर रख दिया। अब तुम बताओ, क्या करना है? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, जो भी करना होगा तुम्हें ही करना होगा। वो इकरार कर चुकी थी कि उसकी बात सुनकर वो हंसने लगा। उसे ऐसा लगा कि उसके दिल की मुराद बुराई है। वो आज तक समझ ही नहीं पाए थे कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और इसके लिए हमें अहमद का सहारा लेना होगा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि वो तुमसे शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे तुम नक्चड़ी से शादी करना भी कौन चाहता है? वो उसे छेड़ते हुए बोला तो उसके कांधे पर थप्पड़ लगा गई थी। बकवास बंद करोगे या मैं जाऊं यहाँ से? वो उठकर जाने लगी तो उसने उसके हाथ से थाम कर उसे वहीं पर बिठा दिया। तुम्हारे पास अहमद का नंबर है ना? वो सवालिया लहजे में बोला तो उसने अपना मोबाइल उसके सामने कर दिया। वो इसके मोबाइल का लॉक जानता था, इसने फौरन से लॉक खोला और अहमद का नंबर मिला दिया। अहमद जो अपने कमरे में बेड पर लेटा सीने पर मोबाइल रखे अपनी कजिन की कॉल का इंतजार कर रहा था, फौरन से कॉल उठा ली। जल्दी में उसने ये नहीं देखा था कि वो मीरब का नंबर है। जैसे ही जुहान की आवाज़ उसके मोबाइल की स्पीकर से उभरी तो वो सीधा होकर बैठता। जुहान भाई, आप? वो हैरत से बोला तो जुहान उसे अस्सलाम वालेकुम कहने लगा। सलाम का जवाब देने के बाद वो खामोश बैठा था। जुहान भाई, ये तो मीरब का नंबर है, तो फिर आप कैसे? उसने यही कहा तो जुहान ने तकरीर कर दी। उसकी बात सुनकर अहमद की बाँछें खिल उठी। वो फौरन से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर सुहान अजीब सा मुंह बनाकर मीरब को देखने लगा। उसने आवाज ओपन की हुई थी। मीरब भी हैरान थी कि वो क्यों हंस रहा है। सुहान भाई, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। जुहान बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था। अहमद ने जब अपनी तरफ की सारी कहानी सुनाई तो वो दोनों भी खुशी से पागल हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला था कि क्या किया जाए। फिर उन तीनों में एक बात डिसाइड हुई और कॉल कट कर दी गई। वो दोनों खुशी खुशी दिखाई दे रहे थे। वो अपनी दोस्ती के रिश्ते को बचाने के लिए इस रिश्ते में बंध रहे थे जिसे वो टॉक्सिक समझ रहे थे। हालांकि वही रिश्ता तो असल मोहब्बत का था। अब बताओ, और क्या हुक्म है? मेरी तो जान हाजिर है जनाब, आपके लिए। वो सीने पर बाजू और हाथ रखे हुए बोला तो वो मुस्कुरा कर रह गई। बस ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है। और एक बात ना, मेरी कान खोल कर सुन लो। शादी के बाद अगर तुमने खराटे लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
उसकी आंखों में देखते हुए बोली तो वो हंसने लगा। मेरी जान, तुम जानती हो, आदतों के साथ जाती है, मरूंगा तो ये आदत बन जाएगी। जैसे उसने ये कहा तो उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उन दोनों के दिल में अजीब सी कशिश पैदा होने लगी थी और वो दोनों ही खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। शायद वो समझने लगे थे कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन अभी उन्होंने अपनी मोहब्बत को नहीं पहचाना था। शादी की तैयारियां जारी वो सारी थी और वो दोनों अपनी अपनी जगह पर खुशियां मना रहे थे। अहमद भी खुश था कि उन्हें बस शादी से एक 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 दो रोज पहले ही ऐसा हंगामा मचाना था कि जिससे सब कुछ ठीक हो जाना था। उन्होंने सुनीशा को भी एतमाद में ले लिया था और वो भी खुश खुश दिखाई दे रही थी। घर वाले हैरान थे कि उन तीनों को आखिर हो क्या गया है। पहले तो उनके मुंह लटके हुए थे और अब क्या हो गया। अनाया को उन्होंने कुछ नहीं बताया था। वो जानते थे कि वो घर वालों को बता देगी। अनाया बहुत ज्यादा तजस्सुस में थी। अभी अभी वो मीरब के कमरे में आई। मीरब हंसते हुए मोबाइल पर फोन अहमद से प्लानिंग बना रही थी। उसके आते साथ ही जल्दी से उसने मोबाइल बंद किया और साइड पर रख दिया। अनाया ने जल्दी से उसका मोबाइल उठाया और वो भी उसका लॉक जानती थी। जल्दी से उसने लॉक खोला तो कॉल हिस्ट्री में सबसे ऊपर अहमद का नंबर खड़ा था और उसे छेड़ने लगी। वाह भाई, चुपके चुपके अहमद भाई से बातें हो रही है। हमें कहा जा रहा है कि अहमद भाई पसंद नहीं, और अंदर खाते ही ये सब कुछ हो रहा है। वो इसे छेड़ते हुए बोली तो उसके सर पर थप्पड़ लगा गई। बेवकूफ, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। हम तो बस प्लान बना रहे थे। उसे जैसे ही कहा तो अगले ही लम्हे वो अपने मुंह पर हाथ रखे। सब कुछ बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो जानती थी कि अनाया उसके पीछे पड़ जाएगी। कि क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या प्लान बना रहे हो? मीरा, बताओ मुझे। और वो उसके सर पर खड़ी हुई तो वो अपना सर थाम कर बैठ गई। अगर अब तुमने जान ही लिया तो तुम्हें बता ही देती हूँ। फिर उसने उसे अपना सारा प्लान बता दिया और कह दिया कि अहमद भी अपनी कजिन को पसंद करता है। उन दोनों ने भी सोच लिया है कि अब शादी कर लेंगे। ये सुनकर तो अनाया हैरान रह गई। ये सब कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला। वो अजीब सा मुंह बनाकर बोली तो मीरब हंसने लगी। बस देख लो, हो गया जैसे भी हुआ। अब तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। ये ना हो कि घर वालों को बता दो। वो बोली तो अनाया नफी में सर हिलाने लगी। नहीं मेरी जान, मैं क्यों तुम लोगों का राज बताऊंगी? मुझे तो इस बात पर कोई इतराज ही नहीं है। और वैसे भी बेचारी जोनिशा का रो रो कर बुरा हाल है। मैं भी हैरान थी कि अब उसे क्या हो गया। क्या उसे भी सब पता है? अनाया बोली तो मीरब इस बात में सर हिलाने लगी। उसे सब कुछ जवान लड़कियों और लड़कों को पता चल गया था। सिर्फ घर के बड़े ही अनजान थे। वक्त गुजरता जा रहा था। अब उनकी मेहंदी में सिर्फ 3 दिन रह गए थे। जोनिशा छोटी थी और डर रही थी कि कहीं सब घर वालों को कुछ पता ही ना चल जाए, लेकिन अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला था। शाम का वक्त हो रहा था और कल और परसों का दिन रहता था और अगले दिन उनकी मेहंदी का फंक्शन था। खाना खाने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे ही प्लानिंग बना रहे थे। क्या कि अचानक से नारायण से फोन आया कि अहमद ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। सब लोग हैरान रह गए। सब लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अहमद की जान बच गई थी और वह अस्पताल में जेरे इलाज था। उसने खुदकुशी का झूठ बोला था। उसका एक डॉक्टर दोस्त था। उसके तसद से उसने ये सारी प्लानिंग की थी। अभी तक उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं कहा था। सब लोग बहुत परेशान थे। 2-3 घंटे बाद एक और भी खबर आ गई, जिससे सब बड़ों के दिल दहल गए। उन्होंने कहा कि अहमद मीरब से शादी ही नहीं करना चाहता, इसलिए उसने ये हरकत की है। वो अपनी कजिन से शादी करना चाहता है। सब बड़े बहुत परेशान थे। जुबैदा खानम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि बहू ने पहले उन्हें अपने भतीजे के बारे में क्यों नहीं बताया। मुदस्सिरा बेगम भी हैरान थी और वो भी यही कह रही थी कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। अब एक रिश्ता टूट गया था और एक ही रह गया था। अहमद के घर वालों ने कह दिया था कि वो अपने बच्चे की जान बचाएंगे और उसकी शादी उसकी पसंद से ही करेंगे। जो होना था वो हो चुका था। अब सब लोग सोच रहे थे कि मीरब का क्या होगा। इससे पहले कि घर वाले कुछ सोचते, जुनीशा खड़ी हो गई। दादी जान, मुझे आप सब लोगों से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं भी सुहान भाई से शादी नहीं करना चाहती। वो मेरे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन मैं अब अपनी पढ़ाई
करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी अहमद भाई जैसी हरकत कर गुज़रूँगी। फिर मुझसे मत कहिएगा। वो ये कहती हुई फ़ौरन से वहाँ से भाग गई। तो घर के बड़े सर पकड़ कर बैठ गए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए। सुबैदा बेगम गुस्से से पागल हो रही थी। उनका सबसे ज़्यादा गुस्सा ज़ुहान पर निकल रहा था। देखा तुमने? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर उल्टे सीधे रिश्ते जोड़ने ही है ना, तो ये सब ना होता। अब मेहमानों को काट जा चुके हैं, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? जुबैदा बेगम बोली तो उनकी आवाज़ में नमी थी। वो यही तो चाहते थे कि वो ये बात करे और वो अपना मुद्दा उनके सामने रख दे। दादी जान, इस मामले को मैंने ही बिगाड़ा था और मैं ही सुधारूंगा भी। भले आप मेरी शादी मीरब से कर दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शादी अपने वक्त पर ही होगी और हमारी इज्जत बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। वो बोला तो सबकी बांछें खुल गई थी। जुबैदा बेगम उसके सर पर बोसा देने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पोते ने उनकी इज्जत रख ली है। कोई भी नहीं जानता था कि घर के छोटों में कितनी बड़ी प्लानिंग्स हुई है। मीरा फौरन वहां से भाग गई। सब यही समझ रहे थे कि उस रिश्ते के लिए राजी है और अब वो शर्मा रही है। सारा मामला हल हो गया था। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह भी हो सकता है। मेहमान अपने वक्त पर ही आने आते थे, लेकिन अब वो दो शादियां नहीं, एक शादी होनी थी। अहमद की शादी पोस्टपोन हो गई थी और वो 1 महीना बाद होनी थी। उसकी ससुरालियों को भी कुछ वक्त की जरूरत थी और यहाँ पर दुल्हन बदल गई थी। लेकिन दुल्हन बदलने में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। तैयारियां अपने अरूज पर थी। वो दिन भी आ गया जब मीरब ने अपने हाथों से उसके नाम की मेहंदी लगवाई। उसका नाम भी अपने हाथों में मेहंदी से लिखवाया। उसे सोचा था कि वो शादी वाले दिन उससे उसका नाम ढूंढवाएगी और अपने कमरे में बैठा अभी तक मेहंदी के सूट में था और वो सोच रहा था कि अब उनकी जिंदगी आगे कैसे गुजरेगी। मीरब के साथ उसकी अच्छी बनती थी, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि उस रिश्ते में बंधेंगे। और उसका दिल चाह रहा था कि वो मीरब के पास जाए और उसे पहले देखे तो वो घूंघट में थी, लेकिन वो कमरे में जा चुकी थी। वो उसके कमरे में गया और खुशकिस्मती से दरवाजा भी खुला हुआ था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को आईने में देख देख कर मुस्कुरा रही थी। न जाने उनके दिल में उसके दिल को क्या हो गया था कि जब से उन्होंने आपस में शादी का फैसला किया था, उनकी मोहब्बत उनसे संभाल ही नहीं संभल रही थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वो फौरन से सोफे की तरफ आ गई। उसे दुपट्टा उतार कर सोफे पर रख दिया। फौरन से दुपट्टा सर पर लेने लगी तो वो भी उसके पास ही पहुंच गया। उसने उसके हाथों को थामा और लबों से लगा लिया। उसके हाथों में पहनी पिंक कलर की चूड़ियां बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और माथे पर पिंक कलर की बिंदिया लटक रही थी। कानों में भी झुमके थे जो पिंक कलर के थे। उसने मस्टर्ड कलर की पिंक मैचिंग की मस्टर्ड कलर की शरारे में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो अब उससे शर्माने लगी थी, मगर वो बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा था। खैर तो है ना, आज क्या हो गया तुम्हें? और मैं तो समझ रहा था कि तुम पहले जैसी लड़ाकू होगी, लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया है? वो शरारत से आंख दबाता हुआ बोला तो वो उसके कान में थप्पड़ लगा गई। जुहान, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम अपने रिश्ते को बिल्कुल भी मियाँ बीवी वाला नहीं बनाएंगे। हमारी दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए, प्लीज। वो उसकी मिन्नत करते हुए बोली तो वो मुस्कुराने लगा। मेरी जान, मैंने कब कहा है कि हम अपनी दोस्ती को खत्म करेंगे? बस मोहब्बत में रह लेंगे। उसे अपने करीब करता हुआ बोला तो वो छीन कर आ गई। तो वो मर्द था और उसकी मेहंदी की रस्म भी अदा हो चुकी थी, तो वो कैसे उससे दूर रह सकता था जिसे आज तक सिर्फ उसने कजन और दोस्त समझा था। लेकिन अब उसकी पसंदगी उससे छुपाए नहीं छुप रही थी। अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। वो उसे कंधे से थाम कर बाहर भेजते हुए बोली तो अकड़ कर खड़ा हो गया। वो थोड़ा सा भी इधर से उधर ना हिला। देखते हैं तो देख लेने दे, अब तो हमारी वैसे भी मेहंदी हो चुकी है और किसी को इजाजत नहीं है कि मुझे तुमसे जुदा करे। वो मोहब्बत से चूर लेते हुए बोला तो मीरब को लगा उस पर शायद किसी चीज का नशा असर कर गया। वो सर थाम कर खड़ी हो गई और गुस्से भरी निगाहों से उसे देखने लगी। तो वो फौरन से वहां से भाग गया। आज का दिन उन्हें अकेले में ही गुजारना था और जुहान का दिल संभाले नहीं संभल रहा था।
उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो आज तक समझ ही नहीं पाया था। वो तो उसे पसंद करता है, बस उसके कुछ दोस्त थे जिनकी शादियां होनी थी, तो उनकी दोस्तियां खत्म हो गई थी। इसलिए वो अपनी दोस्ती को शादी के रिश्ते में नहीं बदलना चाहता था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सारी रात वो अपने कमरों में न जाने क्या क्या सोचते रहे, और न जाने कब उस पर नींद की देवी मेहरबान हुई और वो नींद की वादियों में खो गए। सुबह हुई तो कमरे में चहल पहल से थी। मलिक हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोई बहुत ज्यादा खुश था। वैसे भी घर वालों की बहुत ख्वाहिश थी कि उनका आपस में रिश्ता तय हो, और वो हो चुका था। जोनिशा और अनाया बहुत ज्यादा खुश थी और सुबह सवेरे ही मीरब के कमरे में पहुंच गई थी। आपी, आप तो छुपी रुस्तम निकली, ख्वाम में मुझे बलि का बकरा बना दिया। जोनिशा मुस्कुराते हुए बोली तो वो शर्मा कर आई। न जाने से क्या होता जा रहा था, किसी को भी कुछ नहीं पता था। बस जो होता जा रहा था खुद ब खुद ही होता जा रहा था। नाश्ता वगैरह के बाद उसे पॉलर ले आई। उससे बहुत कुछ करवाना था। मैनी पेडी भी उसने आज ही करवाना था। अभी मेकअप भी करवाना था। पॉलर में उसे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। वो 11 बजे आई और शाम 5 बजे वापस गई तो मेहमान भी आना शुरू हो चुके थे। मीरब और नाया उसके साथ साथ थी। उसे जाते साथ ही स्टेज पर बिठा दिया गया। उसके चेहरे पर सुर्ख रंग की बारीक जाली का घूंघट था, जिसके ऊपर बड़े बड़े गोल्डन कलर की गोटी किनारी से जुहान की शरीके हयात लिखा हुआ था, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। और वो भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वो तो अपनी बेगम से भी ज्यादा देर लगा रहा था। वो खुद को बहुत अच्छा साबित करना चाहता था। पहले तो वो हमेशा उसके सामने रफ से हुलिये में रहता था, लेकिन आज उसने खुद पर बड़ा काम किया था। वो हल्की हल्की बियर्ड और बालों का पफ बनाए हैंडसम लग रहा था। वैसे भी वो किसी चॉकलेटी हीरो से कम नहीं था। बस उसने आज तक ये तवज्जो ही नहीं दी थी। वो मोहब्बत के चक्कर में पड़ा ही नहीं था, और मोहब्बत को दोस्ती की आड़ में छुपाए हुए था। लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि उसकी दोस्ती और मोहब्बत एक साथ ही छिन कर जा रही है, तो उसने फौरन ही फैसला कर लिया था कि वो अपनी दोस्ती को यूं हाथ से जाने नहीं देगा। और आज वो इसके फैसले के आखिरी मोड़ पर था। उनका निकाह होना था। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचा तो हर तरफ हल्ला गुल्ला मच गया। निकाह ख्वां भी आ चुके थे, और जैसे ही निकाह ख्वां ने मीरब से उसकी रजामंदी मालूम की तो उसे मुस्कुराते हुए कबूल है कह दिया। उसे इतना मुस्कुराते हुए देखकर तो वो हैरान रह गया। वो तो समझ रहा था कि वो बस दूर जाने की डर की वजह से उससे शादी कर रही है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि वो भी उसे पसंद करने लगी है। जब मौलवी साहब ने उससे निकाह के बारे में पूछा तो वो भी मुस्कुराते हुए जवाब दे गई। उसके तो दांत अंदर ही नहीं जा रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे। निकाह होती ही हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंज उठी। वो घूंघट के अंदर ही उसे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। मेहमानों को खाना खा रहे थे, और वो इंतजार कर रहा था कि वो जाने सब लोग कब जाएंगे और अपनी दुल्हन को लेकर कमरे में जाएगा। वो बहुत ज्यादा खुश था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अब उसकी दोस्त हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो गई है। जब से मीरब की अहमद के साथ मंगनी हुई थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्द जुदा हो जाएंगे और फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता उनके घर से जाने लगे थे। बारात तो जानी नहीं थी, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में ही जानी थी, तो किसी को कोई परवाह नहीं थी। रात के सब लोग लॉन में रहे। करीब करीब के मेहमान रह गए थे। अहमद की फैमिली और अहमद भी आया हुआ था। वो भी बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उनकी डेट फिक्स हो चुकी थी, लेकिन 1 महीने की डेट फिक्स हुई थी। वो बार बार सुहान का शुक्रिया अदा कर रहा था, और सुहान दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। गर्ज ये कि 4 दिल जो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे अब अदल बदल हो गए थे, और अब खुशियां मना रहे थे। सोनीशा भी खुश थी। वो पढ़ाई करना चाहती थी, और अब उसे भी पढ़ाई करने का मौका मिल गया था। और वैसे भी वो अपने मामू के छोटे बेटे को हल्का फुल्का पसंद करती थी। लेकिन आज तक कोई बात नहीं हुई थी, और आज अली भी उसे देखकर हैरान रह गया था। उसे कभी भी जनीशा को उस निगाहों से नहीं देखा था, और आज उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसे न जाने क्या क्या वो इशारे करने लगा। वो दोनों हम उम्र थे और उनकी मंगनी के चांसेस भी थे, लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ाई करनी थी।
इसलिए वो आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। मेहमान अपने अपने घरों को चले गए थे। अब सिर्फ मीरब के मामू के घर वाले ही रह गए थे। उन्होंने आज रात रहना था और कल वलीमे का फंक्शन अटेंड करके वापस नारायण जाना था। सब लोग घर के अंदर आ गए। मीरब भी सबके साथ आई। सुहान ने उसका हाथ पकड़ रखा था। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे तो इसका हाथ पकड़ कर जाने लगा। तो सब लोगों को की हंसी निकल गई कि देखो, पहले शादी ही नहीं कर रहा था और अब देखो कितनी जल्दी मचा रखी है। वो अपनी दुल्हन को अपने साथ अपने कमरे में ले आया था। मीरब के चेहरे पर घूंघट से कुछ खास दिखाई नहीं से दे रहा था। उसका लहंगा पकड़े हुए उसे सीढ़ियां चढ़ने में मदद कर रहा था। मीरब को ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा है, ऐसा ही हुआ है। उसे कमरे में ले गया। जैसे ही कमरे की लाइट ऑन हुई तो मीरब नेट के दुपट्टे के अंदर से कमरे की सजावट देखने लगी। हर चीज सुर्ख फूलों से सजी हुई थी। वो जानता था कि उसे सुर्ख रंग कितना पसंद है, इसीलिए ऐसी डेकोरेशन की थी। उसे उसे बेड पर नहीं बल्कि सोफे पर बिठा दिया था और वहीं पर उसे उसके चेहरे को घूंघट से आजाद कर दिया। सबसे पहले उसने उसके माथे का बोसा लिया और फिर उसके बाद जेब से एक लंबी सी डिबिया निकाली जिसमें डायमंड का ब्रेसलेट था। वो खूबसूरत ब्रेसलेट जिसने इसे अपने बचपन, अपनी दोस्त, अपनी मोहब्बत और उसके साथ साथ शरीके हयात की कलाई पर भी पहनाया तो बहुत ज़्यादा खुश दिख लग रहा था। वो सोफे पर ना बैठा और कारपोर्ट पर बैठकर उसके घुटनों पे सर रख दिया तो अपना हाथ से उसका सर सहलाने लगी। उन दोनों से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन वो दोनों ही जानते थे कि इनके साथ जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। मीरब, तुमने ये मुझे बताओ कि क्या तुम खुश तो हो ना? वो सर ऊपर करते हुए बोला तो उस बात में सर हिला गई। तो खुशी से पागल हो गया। बाकी सब तो ठीक है लेकिन प्लीज आप खराटे मत लीजिएगा। वो बोली तो हंसने लगा। आज सूरज कहाँ से निकला है? पहले तो कभी आप करके नहीं बोला है। उसके साथ सोफे पर बैठा तो उसके कंधे पर सर रख दिया तो और हंसने लगी। उन दोनों की जिंदगी एक बहुत हसीन और नई शुरुआत हो चुकी थी जिसे उन्होंने बहुत खुद से ठुकराया था और बाद में खुद ही कबूल किया था। और वो दोनों बेइंतहा खुश थे और सोच रहे थे कि शुक्र है कि उनसे कोई गलत फैसला नहीं हुआ।